नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत टीवी ने आवाम, ख़ासतौर पर हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे सियासत अखबार के जो क़ारीन हैं, उनकी सहूलत के लिए हमेशा यही कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया जाए, मदऊ किया जाए और उनकी खिदमत हासिल करते हुए ये बताया जाए कि किस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आजकल जोड़ों का जो दर्द है और ख़ास तौर पर जो घुटनों का दर्द है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80% लोग इससे मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं और जो अच्छी उम्र के हज़रात होते हैं, यानी बड़ी उम्र के हज़रात होते हैं, मर्द हज़रात, वो भी इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने बीमारी दी है वहाँ शिफा भी अता की है और ऐसे डॉक्टर्स भी अता किए हैं जो गैर मामूली शिफा उनके हाथ में अल्लाह ने दी है और वो जब इलाज करते हैं तो बग़ैर ऑपरेशन के भी इलाज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज हमने जिस डॉक्टर को मदऊ किया है कि वो मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने आज ऐसी डॉक्टर को मदऊ किया है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करती हैं और बहुत खूब इलाज करती हैं और अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा भी दी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर फरहाना अख्तर की और ये एक यानी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि फरहाना अख्तर जैसी डॉक्टर्स अल्लाह ताला ने हमारे मिल्लत को दिए हैं, हमारे कौम को दिए हैं। डॉक्टर फरहाना अख्तर के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने MBBS किया, फिर उसके बाद DA, फिर DNB, फिर उसके बाद F5PP यानी अमेरिका से उन्होंने किया है। और आपको ये भी बता दूं कि F5PP जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में ये डिग्री रखने वाले सिर्फ मैं समझता हूँ कि 10 से 15 डॉक्टर्स हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके अलावा उन्होंने FIAPM इंडिया से किया है और जोड़ों के दर्द और ख़ास तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में वो महारत रखती हैं और उनकी खूबी ये है कि ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में गैर मामूली महारत रखने वाली डॉक्टर है। तो बहरहाल डॉक्टर फरहाना अख्तर का खैर मकदम है, आपको बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और हमने यही सोचा कि क्यों ना एक ऐसी डॉक्टर को मदऊ करें जो डायनामिक हो और जिसमें खिदमत कल्ब का जज्बा हो, आवाम की खिदमत का जज्बा हो। तो हम जो हमारे मैनेजमेंट में आपको मदऊ किया है। तो डॉक्टर फरहाना, आप ये बताइए सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने बताया है, आखिर है क्या ये? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली हमारे घुटनों का प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ नहीं, इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज जैसे कुशन स्ट्रक्चर रहता है हम लोग को। तो व्हाट उसका काम क्या होता है कि अपने नी को प्रोटेक्ट करना। अगर वेयर एंड टेयर की वजह से, पेशेंट्स एक्सेसिव वर्क के वजह से, मोर रिगरस एक्टिविटीज की वजह से दो बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है। तो आप अगर देख सकते हैं तो ये नी के बोन है, अपर एंड लोअर। तो इसमें बीच में जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसके घिसने की वजह से जो दर्द आता है हम लोग उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो यूजुअली ये पेशेंट्स किस प्रॉब्लम से प्रेजेंट होते हैं, हम लोग को जैसे देयर इज सम नी पेन या चलने में दिक्कत हो रही है या स्टेयर्स क्लाइंबिंग और गेटिंग डाउन में दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर बैठने के बाद जब उठ के चलते हैं तो दिक्कत हो रही है। तो ऑल दीज आर लाइक साइंस जो हम लोग को कैच करना पड़ता है कि अच्छा पेशेंट इज एक्चुअली सफरिंग विद समथिंग कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी जी। तो फिर बाज़ हर बीमारी की अलामतें होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या अलामतें हैं, क्या सिम्टम्स है? अभी जो मैंने बोला, इट्स लाइक पेन इन द नी। नी जब चल रहे हैं, जब सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, जब थोड़ी देर बैठ के उठ के चलते हैं उस टाइम पे पेन। सो ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या घुटनों से आवाजें भी आती हैं? कभी कभी वो भी हो सकता है जब हम लोग का स्टेज बढ़ता है। उसमें स्टेज 1 to 4 रहते हैं, जिसमें 1 इज अ वेरी माइल्ड स्टेज एंड 4 इज अ सिवियर। जब सिवियरिटी बढ़ रहा है, घुटनों से आवाज आती है, आपको लग रहा है कि घुटनों में कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं। सो ऑल दीज आर साइंस। आपने चलिए अलामतों पे भी बात की है या सिम्टम्स पे भी बात की है, लेकिन ये बताइए कि कौन सी उम्र के लोग इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और मर्द ज़्यादा होते हैं या ख़वातीन, औरतें ज़्यादा होती हैं? यूजुअली अराउंड 50 to 55 ईयर्स के लोग जो होते हैं वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम तक वेयर एंड टेयर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फीमेल्स। क्यों फीमेल्स? बिकॉज फीमेल्स बहुत काम करते हैं। दो वो लोग घर के बाहर जाके काम नहीं करते, घर में बहुत काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, घर के रेगुलर वर्क्स करते हैं। इसकी वजह से उन लोग का नी ज़्यादा अफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। बट ऑन दिस पॉइंट आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि आजकल यंग पेशेंट्स
पेशेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ वेट चेंजेस, बिकॉज ऑफ द रेगुलर वर्क स्ट्रेस जो वो लोग फेस कर रहे हैं, इसके वजह से। जी। तो मीन्स आपने कहा है कि यंग लोगों में भी ये हो रहा है, तो किस उम्र के लोगों में होता है? हम लोग को एज अर्ली एज 25, 30, 35 पेशेंट्स भी देखे हैं हम लोगों ने। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर फरहाना अत्तर का सवाल है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर से ये वाबस्ता हैं और वहाँ पर ढेर सारे मरीज़ों का वो मायना भी करती हैं, इलाज भी करती हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है वो अनोखा होता है, लेकिन उस अनोखे प्रोसेस के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि हम डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि वो अनोखा प्रोसेस क्या है। जी। तो व्हाट वी डू इज, अभी जो पेशेंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस से आते हैं, पहले हम लोग उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं कि वो कौन से स्टेज के ऑस्टियोआर्थराइटिस में है, एंड उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए वी यूज स्पेसिफिक मशीन्स टू स्कैन द नी। तो उसके लिए एक छोटा सा स्कैन रहता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन, यूजिंग वेरी प्रिसाइज मशीन, सोनोसाइट मशीन यूज करते हैं उसके लिए। एंड उसके बाद हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है नी में, उसके बाद हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द ट्रीटमेंट, तो अभी जो कार्टिलेज घिस गया है उसको हम लोग को घिसने के लिए रोकना पड़ेगा और उसको रीग्रो करना पड़ेगा। एंड हाउ डू वी डू दिस, तो पेशेंट के ब्लड में थोड़े सेल्स रहते हैं, उसको पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उससे थोड़े फैक्टर्स कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। एवरी पर्सन के बॉडी में ये सब कुछ रहते हैं। तो व्हाट वी डू इज, पेशेंट आने के बाद पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, वो ब्लड को प्रोसेस करते हैं और जो पीआरपी है, जो ग्रोथ फैक्टर रिच पीआरपी है, उसको निकालते हैं उसके अंदर से, एंड एग्जैक्टली जहाँ पे घट गया है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल करते हैं। यानी वो सेल्स को जाके इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये रीजेनरेटिव वो क्या है प्रोसेस? तो अभी जो पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। अच्छा। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं हमारे नी में, जहाँ पे कार्टिलेज रहता है, उसको जाके प्रोब करते हैं कि वापस रीग्रो हो, वापस अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे स्ट्रक्चर में हो। दैट इज व्हाट हैपेंस। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर फरहाना अत्तर का सवाल है, ये अपने जो दौरे तालीम से ही बहुत ही आगे रही हैं और मेडिसिन में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। और ख़ासतौर पर आपको ये बता दूं कि कंसल्टेंट इंटरनेशनल पेन फिजिशियन की हैसियत से भी वो शोहरत रखती हैं। लेकिन जहाँ तक इपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर का सवाल है, आप ये बताइए कि वहाँ पर एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है या नहीं? क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि आज एक साल में जो आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, फिर दूसरे साल वो टेक्नोलॉजी और एडवांस तरीके से आती है, तो वहाँ क्या हाल है? तो इपियन में व्हाट मशीन्स वी यूज आर द मोस्ट लेटेस्ट मशीन्स, जो अभी तक इंडिया में वेरी फ्यू सेंटर्स के पास है। उसको हम लोग सोनोसाइट पीएक्स मशीन बोलते हैं। तो बेसिकली वो मशीन हम लोग को हेल्प करता है टू प्रिसाइजली नो कि नी में कौन से पॉइंट पे कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, या लिगामेंट का प्रॉब्लम है, या मेनिस्कस का प्रॉब्लम है। तो इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई, अच्छा दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। जितना प्रिसिशन से हम लोग उसको उठाते हैं प्रॉब्लम को, उतना प्रिसाइजली हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड हम लोग का जो सक्सेस रेट होता है एनी पेशेंट के लिए, सक्सेस रेट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिसिशन। जितना प्रिसाइज आप ट्रीटमेंट करते हैं उतना अच्छा उसका सक्सेस रेट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी अगर आप देखेंगे तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जहाँ तक बिल्डिंग्स का सवाल है, जो पिलर्स होते हैं उस पर पूरा दबाव पड़ता है। तो आप ये बताइए कि जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे ज़्यादा दबाव किस हिस्से पर पड़ता है? तो एज हम लोग यूजुअली ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी का वेट दोनों नीज पे गिरता है। इसीलिए वेट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैनेजिंग नी पेन्स। जी। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि वेट मैनेजमेंट क्या है। जी। तो यूजुअली क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर डाइट को अपने कंट्रोल में रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल कि जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको लिमिटेड वे में करना, मॉडरेशन के साथ करना, एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वे में करना। यानी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर, कुछ भी कीजिए मॉडरेशन में करना। यानी यू शुड बी मॉडरेट, मॉडरेटली एक्टिव। अच्छा, ये एक अहम बात यह है कि अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ मर्द हो या ख़वातीन हो वो डायबिटिक होते हैं, यानी शुगर से मुतासिर होते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन जो है उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बाज़ लोग हार्ट डिसीज़ जो हैं उससे मुतासिर होते हैं। तो क्या इन लोगों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है? यस।
डेफिनेटली उन लोग का भी एजिंग प्रोसेस रहता है, थोड़े लोगों में जल्दी भी हो सकता है। तो उन सारे पेशेंट्स को जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन सब को भी हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बल्क में वही पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो लोग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस वो लोग का एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसीलिए पीआरपी इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर देम। जी 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 जी। एक तो आपने बताया है कि यंग जनरेशन की जो बात आपने की है, तो आजकल खेल कूद की दुनिया है, तो आजकल ये कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा अगर जो खेल कूद करते हैं वो कामयाब रहते हैं। तो आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है उसका भी इलाज होता है आपके पास? डेफिनेटली। तो आजकल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड इन स्पोर्ट्स, तो आजकल बहुत यंगस्टर्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग करियर ऑप्शंस ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन एक बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि स्पोर्ट्स में जितना अचीवमेंट कर सकते हैं उतनी इंजरीज के चांसेस भी बहुत हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर इंजरीज के साथ आते हैं तो पहले हम लोग को दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि इन लोग को वी हैव टू ट्रीट देम एंड वी हैव टू सेंड देम बैक टू स्पोर्ट्स। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो स्पोर्ट्स में छोटे छोटे लिगमेंट इंजरीज, मसल इंजरीज, टेंडन इंजरीज, ये सब कुछ बहुत कॉमन है। तो पीआरपी इज एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट फॉर दैट। अच्छा जी, कौन से स्पोर्ट्समैन आपके पास आते हैं? तो हम लोग के पास बैडमिंटन आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, शटल खेलते हैं, बहुत पेशेंट्स आते हैं। और फिर वी डू मतलब उन लोग के लिए एक प्रोटोकॉलाइज्ड मैनर रहता है, उन लोग को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज रहते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पेशेंट्स, क्योंकि उन लोग को स्पोर्ट्स में वापस जाना है, वापस एक्टिविटी करना है, इसीलिए उन लोग के लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट रहता है जिससे वो लोग अर्लियर स्पोर्ट्स में रिटर्न कर सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जैसा कि आपने मैंने भी अपने व्यूवर्स को भी बताया है कि जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है तो उसमें स्प्रेस वगैरह होते हैं क्या? पेन किलर्स आए थे, पेन किलर? नहीं, हम लोग पेन किलर नहीं, तो हम लोग बेसिकली रूट कॉज को टारगेट करते हैं। तो रूट कॉज इज नथिंग बट कार्टिलेज घस जाना, तो उसको रीग्रो करना, दैट इज व्हाट वी वांट टू टारगेट। हम लोग का ट्रीटमेंट इज नॉट जस्ट टू रिड्यूस पेन, इज टू रिड्यूस पेन एज वेल एज रीग्रो द कार्टिलेज, जिसके वजह से पेशेंट्स अपने ओन लाइफ नॉर्मली लीड कर सके। अच्छा, वे ऑफ लाइफ जो है नॉर्मली लीड कर सके। लेकिन ये कहा जाता है कि जो जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं तो उससे भी कार्टिलेज पर असर पड़ता है। लेकिन क्या खानों से भी कुछ असर पड़ता है? फूड आइटम्स, जो फूड हैबिट्स होते हैं, बैड फूड हैबिट्स होते हैं। तो बेसिकली फूड हैबिट्स के वजह से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेट। जो अगर आप हेल्थी फूड नहीं लेंगे, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे तो दैट विल कॉज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वेट। तो उसकी वजह से अगेन आपके नी के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। ऑल्सो फूड में जो हम लोग को इम्यूनिटी रिच फूड्स रहते हैं वो कंज्यूम करना चाहिए, सो दैट आपका जनरलाइज्ड इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, सो दैट आप अपनी एक्टिविटीज और अच्छे से कर सकें। अच्छा, ये बताइए, आपने तकरीबन 5000 से ज़ायद इस तरह के मरीज़ों का इलाज किया है, 5 साल से ज़ायद आपको तजुर्बा है। आप ये बताइए कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट है उसकी उम्र क्या थी जो आपसे रुजू हुआ है? तो हम लोग के पास 96 इयर्स के एक मेल आए थे अपना नी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वी हैव ट्रीटेड हिम वेरी वेल। और विदाउट एनी सर्जरी? विदाउट एनी सर्जरी, कंप्लीटली विद पीआरपी ट्रीटमेंट, एंड ही इज हैप्पी। He has gone home, he is doing his activities, अपने काम खुद से कर रहे हैं, and he is happy, his family is very happy. Yeah. तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरह एक 90 साल से ज़ायद उम्र का एक अगर मरीज़ आता है और उसके जो घुटने, अक्सर ये कहा जाता है कि आपके घुटने घिस गए हैं, घुटने नहीं घिसे जाते बल्कि कार्टिलेज जो है वो ख़राब हो जाती है, वो घिसे जाती है और उसके बाद डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि डॉक्टर फरहाना अख्तर बिना किसी ऑपरेशन के यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए शोहरत रखती हैं और वो इस तरह के इलाज करती हैं। और एक सवाल आपसे ये है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को लेकर, ख़वातीन की जब भी डिलीवरी होती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि उनका जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, कैल्शियम की कमी आ गई है, हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं, तो इसका क्या इलाज है? तो यूजुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेट गेन जो एक फीमेल को गुजरना पड़ता है। ये वेट गेन और इवेंचुअली वेट लॉस के प्रोसेस में तो पेशेंट्स के क्या, फीमेल्स का मसल्स जो है, जॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उसमें नी इज ऑल्सो वन ऑफ द जॉइंट्स जो अफेक्ट होता है। इसके साथ बैक में देयर समथिंग कॉल्ड एज एसआई जॉइंट, तो वो भी इफेक्ट होता है, और उसके साथ टेल बोन करके एक रहता है, वो भी इफेक्ट होता है। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़े एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं खवातीन के लिए, अगर वो लोग वो फॉलो करते हैं तो उनके फ्लोर मसल्स सभी स्ट्रांग रहते हैं। जब कभी हम लोग वो फॉलो नहीं कर पाते या वीकनेस बढ़ जाता है
तो प्रेगनेंसी के बाद SI जॉइंट प्रॉब्लम मतलब बैक पेन और टेल बोन पेन बहुत कॉमन रहते हैं, और उसके लिए भी हम लोग इलाज करते हैं इन अ वेरी नाइस मैनर, जिसके वजह से खवातीन बहुत हैप्पी रहते हैं ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि उतना पेन वो लोग सफ़र करते रहते हैं, और एक बार जब वो लोग हम लोग के पास आते हैं, जब हम लोग डायग्नोस करते हैं, दे गेट पेन फ्री। तो ये टेल बोन की जो बात आपने की है, क्या वो डिलीवरी के बाद शुरू होता है या उससे पहले भी हो सकता है? पहले भी हो सकता है, बट मेनी कंडीशंस में हो सकता है, बट प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर होता है इसके लिए। तो प्रेग्नेंट वुमेन आर एट मोर रिस्क फॉर दिस, क्योंकि बिकॉज द वेट गेन प्रोसेस के वजह से एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन रहता है टुवर्ड्स टेल बोन का प्रॉब्लम। आपने तकरीबन बहुत ढेर सारे मरीजों का इलाज भी किया है, तो कोई ऐसा मरीज या मरीज़ा याद है आपको, यानी लेडी पेशेंट या फिर मर्द जो मरीज़ याद है जो बहुत परेशान था और फिर जब वो आपके पास आया फिर खुश होकर गया है, तो वो बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? डेफिनेटली। किसी खातून के बारे में, किसी मर्द मरीज के बारे में? जी। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आए थे ऐसे, शी वाज इन सिवियर पेन। अच्छा। तो नी पेन से आए थे, शदीद दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था, तो वो चलने में भी प्रॉब्लम होता था उनको। अच्छा, क्योंकि इतना स्टिफ हो गया था उनका नी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो शी एक्चुअली लिटरली हमारे पास व्हीलचेयर पे आए थे दर्द की वजह से। और जब हम लोग उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे, उनको थोड़े चेंजेस बोले थे, लाइफस्टाइल चेंजेस बोले थे, मॉडिफिकेशंस बोले थे, एंड PRP ट्रीटमेंट के सिटिंग्स किए थे, मल्टीपल सिटिंग्स किए थे। उसके बाद शी वाज वेरी हैप्पी, एंड रिटर्न में वो बहुत सारे स्वीट्स लाए हमारे लिए कि शी वाज वेरी हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। एंड वो अपने ओन काम, मतलब जो बेसिक नीड्स रहते हैं, वॉशरूम को जाना या घर में घूमना या जब रिलेटिव्स आते हैं मिलना, ये सब कुछ शी इज लाइक, इट इज मोर लाइक गिविंग बैक अ सोशल लाइफ, जो अपना लाइफ जो रहता है वो वापस दिए है उनको। She was very happy with that, yeah. अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर औरतों में ये देखा जाता है कि जब वो लेटती हैं या जब आराम करती हैं तो उनके पैर जो है शियाटिका की तरह वो अकड़ जाते हैं। वजह क्या है? तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर जब स्टैंडिंग पोस्चर या वर्किंग पोस्चर ठीक नहीं है, तो आपके बैक में थोड़े मसल्स रहते हैं जो टाइट हो जाते हैं। तो वंस दे लाई डाउन, आफ्टर दैट दे विल फील समथिंग इज बेटर। तो जस्ट दैट इज बिकॉज ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, एंड उनको जो उन लोग को काम में पता नहीं चलता कि अच्छा, उन लोग का दिमाग में एक ही रहता है कि मुझे काम खत्म करना है, काम खत्म करना है। बट जब वंस एक बार काम खत्म होता है, तो देन दैट इज व्हेन ऑल द प्रॉब्लम्स स्टार्ट कमिंग आउट। तो एक बैक पेन का प्रॉब्लम होता है लोग को, एक थाइज का होता है, नीज का होता है, ये सारे टाइट हो जाते हैं। तो इसके लिए व्हाट आई वुड एडवाइस इज, आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए। वर्क तो कैसे भी कर सकते हैं, बट थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ करना है, और अपनी नीज का मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ख्याल रखना है। ऐसी ख्वातीन को भी हमने देखा है जो घरेलू ख्वातीन होती है, हाउस वाइफ होती है, काम बहुत ज़्यादा करती हैं, और उनको देखा गया है कि जोड़ों में दर्द होता है, खासतौर पर जो कोहनियाँ होते हैं वहाँ, एल्बोज जो हैं वहाँ दर्द होता है। ये क्या वजह है? तो विद एक्सेसिव वर्क, मैंने से बोला कि यू नो वेयर एंड टेयर, आजकल वेयर एंड टेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज फॉर एनी जॉइंट पेन। तो आप एल्बो ले लीजिए, रिस्ट ले लीजिए, स्पेशली नी ले लीजिए, सारे प्लेसेस में जितना वर्क वो जॉइंट बेयर कर सकता है, अगर उससे ज्यादा काम उसको दे दे तो वो जल्दी घिस जाता है। घिसने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अलग टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होते हैं जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फिंगर्स इन्वॉल्वमेंट, रिस्ट इन्वॉल्वमेंट, एल्बो, नी, सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको भी हम लोग को एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोस करना है एंड देन ट्रीटमेंट करना है। अक्सर ये देखा गया है, कमज़ोर मर्द हो या ख़वातीन हो, उनमें मतलब मैं समझता हूँ कि 50 के जो अबाव होते हैं उम्र जिनकी, उन पर ये देखा गया है कि हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं, पैरों की जो उंगलियाँ होती है वो अकड़ जाती हैं। उसे उर्दू में उसको गठिया कहा जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो ये इसका इलाज आप लोग कैसे करते हैं? तो पहले होल पॉइंट इज, पहले को डायग्नोस करना पड़ता है। एक बार अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले हम लोग उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद देन व्हाट हैपेंस इज, ओके वी विल कम टू अ डायग्नोसिस कि अच्छा दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड उसके हिसाब से वी कैन गिव द ट्रीटमेंट। जी। अच्छा, ये बताइए, एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर है,
वहाँ पर और क्या क्या, जैसे नी रिप्लेसमेंट का भी है, वहाँ और होता है? नहीं होता है। इट्स कम्प्लीटली अ नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें पीआरपी के बारे में फिर बताएं, ताकि हमारे जो लोग हैं उन्हें पीआरपी के बारे में कोई मालूमात नहीं रहते या शऊर नहीं रहता, अवेयरनेस उनमें नहीं पाया जाता। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप पीआरपी पर ख़ास तौर पर रोशनी डालें। अच्छा जी। तो पीआरपी इज नथिंग बट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अच्छा। तो वो हमारे ओन ब्लड में पाया जाता है। तो एवरी पेशेंट के, एवरी पर्सन के ब्लड में रहता है। तो प्लेटलेट से हम लोग को थोड़े ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। तो व्हाट डू द ग्रोथ फैक्टर्स डू कि जहाँ कहीं पे भी आपको इंजरी होता है वहां पे वो जाके उसको हील करते हैं। अच्छा। तो अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी के कार्टिलेज का इंजरी होता है। जब वो कार्टिलेज का इंजरी होता है तो अभी हम लोग को उसको हील करना है। तो हाउ डू वी हील इट? तो हम लोग पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। अच्छा। ब्लड ड्रॉ करके हमारे पास थोड़ी मशीनरी है, उसमें हम लोग ब्लड को प्रोसेस करते हैं। अच्छा। जिसके वजह से वो जो पीआरपी है बाहर आता है। अच्छा। मतलब ब्लड से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको जाके एग्जैक्टली जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अच्छा। इन अ वेरी स्मॉल नीडल से। अच्छा। लोकल एनेस्थीसिया दे के फिर वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। वो भी हम लोग को मशीन दिखाएगा कि अच्छा इंजरी यहाँ पे है तो अच्छा। यहाँ पे इंजेक्ट करना है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी प्रिसाइज प्रोसेस। जितना प्रिसिशन रहता है उतना सक्सेस रेट रहता है। अच्छा, ये बताइए कि सक्सेस रेट की जो बात आपने की है, लेकिन रेट की बात बताइए आप, इसलिए कि अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये रेट ठीक है, आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट क्या है ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई मरीज़ इस तरह का इलाज करवाना चाहता है तो ये पहले पूछेगा कि भाई कितना खर्चा आएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो कॉस्ट के हिसाब से इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जो नॉर्मल मिडिल क्लास पेशेंट्स हैं सभी लोग उसको एफोर्ड कर सकते हैं एंड दे कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर से मुलाकात प्रोग्राम का सवाल है, आज आपको एक बहुत अच्छी डॉक्टर से, एक अच्छे इंसान से मुलाकात करवाई है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह गुफ्तगू कर रही थी वो अंदाज़ मरीज़ों के इलाज में भी इख्तियार करती होंगी, उनके साथ दर्दाना रवैया उनका होता होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि हम अपने जो मेहमान होते हैं उनसे प्रोग्राम के आखिर में एक मैसेज लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर फरहान आथर भी आपको मैसेज दें, ऐसा मैसेज दें जो आपके जोड़ों के दर्द के बारे में हो, आपके दर्द के बारे में हो और आपके दर्द का मदावा बन जाए, ऐसा मैसेज दें। जी, मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज है ख़वातीन के लिए है। तो अगर आपको नी पेन से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमीडिएटली उसको तवज्जो दें और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करवाएं, सो दैट वो लॉन्ग स्टैंडिंग में ना जाए और अर्ली से एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको नॉर्मलाइज कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। नाज़रीन, याद रखिए, सेहत का अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जो तंदुरुस्ती है वो हज़ार नेमत है। यानी तंदुरुस्ती के बारे में कहा जाता है कि कई नेमतों से बढ़कर नेमत जो है वो तंदुरुस्ती है। अगर जान है तो जहान है। इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।